गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे, दो संशोधन पढ़ेंगे, दो संविधान संशोधन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि आपको आज का सब्जेक्ट क्या है, इंडियन पॉलिटी का। क्लियर है। तो यहाँ पर दो अमेंडमेंट मैंने क्यों उठाया, ऐसे तो कई सारे अमेंडमेंट किए गए हैं और वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे, एक था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 42वां संविधान संशोधन, और एक था 44वां यानी कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्लियर है। तो ये दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये बहुत बार ये पूछा जा चुका है और आगे भी ये बहुत बार पूछा जाएगा। तो ये दोनों के आप पिछला उठा के देख लो या फिर आगे आपको एग्जाम में वो पूछना ही है और वो आएगा ही। तो चलो इस दो अमेंडमेंट को हम लोग पढ़ते हैं कि वो क्या क्या उसमें अमेंडमेंट, क्या क्या संशोधन किए गए। और यहाँ पर अगर किसी को लग रहा है कि अमेंडमेंट वर्ड क्या है, संशोधन वर्ड का अगर आप एक आम भाषा में इसको बोला जाए तो संशोधन मतलब हो गया कि एक तरह का बदलाव। कि हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। तो एक अगर कोई चीज़ अगर मान लो कुछ और बना हुआ था और उसमें कुछ बदलाव किया गया तो वहाँ पर हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, अमेंडमेंट। क्लियर है। तो क्या क्या बदलाव 42वें और 44वें संविधान संशोधन में किया गया, तो चलो उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है। पहले हम लोग आज पढ़ेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 42वां संविधान संशोधन। अब एक चीज़ पहले और याद रखना कि मान लो कोई भी सवाल इसी अमेंडमेंट से कोई भी एक अमेंडमेंट उठा के पूछ दे, बोले कि किस ईयर में कब ये पूछा गया, तो हो सकता है संभावना है क्वेश्चन का, तो आप ये नहीं बोल सकते कि किस तरह से पूछा जाएगा। तो हो सकता है कि मान लो 42nd यहाँ दिया गया, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ है, तो वो ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मान लो 42nd अमेंडमेंट तो लिखेगा और ईयर डाल देगा 1978, ईयर डाल देगा 2002, कुछ भी डाल सकता है। तो याद रखना अमेंडमेंट नंबर जो यहाँ पे है उसके साथ साथ आपको ईयर भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो चलो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हम लोग शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें अमेंड की गई, क्या क्या बदलाव किए गए। सबसे पहला तो ये समझना, आपने पढ़ रखा होगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कहने का कारण क्यों है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप समझना, जैसे संविधान है और जब 42वां संविधान संशोधन शुरू हुआ तो इसमें इतने ज़्यादा संशोधन किए गए, इतना ज़्यादा संशोधन हो गया कि कहा जाता है कि एक छोटा सा संविधान बन के ही तैयार हो गया, एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन ही बन गया। तो इसीलिए हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट को क्या कह देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है। तो खैर इतना आपको डिटेल में नहीं पूछेगा कि क्यों कहते हैं, लेकिन याद रखना कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो अमेंडमेंट किया गया ये किन के रिकमेंडेशन पर, तो ये आया है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस अमेंडमेंट को किया गया। ये भी सवाल आपका एक बन गया यहाँ पर। क्लियर है। किसके रिकमेंडेशन पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर इस अमेंडमेंट को किया गया। क्लियर है ये। चलो तो अब हम लोग इसके आगे का पॉइंट समझेंगे कि क्या क्या इसमें संशोधन किए गए। तो दो पॉइंट याद रखना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को, और ये 42वां संविधान संशोधन किस कमेटी के सिफारिश पर आया, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा मत समझना कि 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको पूरा का पूरा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही याद रखना है, ऐसा नहीं है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग याद करेंगे। क्लियर। चलो अब समझना, यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन में
किया क्या गया कि लोकसभा और विधानसभा, जिसको हम विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका जो कार्यकाल है, इसका जो टेन्योर है वो कितने का है, सबको पता है कितना है, 5 साल। 5 साल का इसका कार्यकाल है। अब क्या गया, 42वां संविधान संशोधन में इसके कार्यकाल को, इस सदन के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। मतलब कितना ईयर एक्सटेंड हुआ, 1 ईयर का, 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया, 1 साल बढ़ा दिया गया। क्लियर है? तो याद रखना, पूछा जाएगा कि लोकसभा या विधानसभा कोई भी इसके कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किस संविधान संशोधन में किया गया, तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन में। क्लियर है? तो 42वां संविधान संशोधन में ऐसे भी पूछ सकता है कि इसके कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ाया गया। क्लियर है? तो 1 साल के लिए, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए 5 से 6 कर दिया गया। क्लियर है? यहाँ पे 5 से 6 कर दिया गया। ठीक है? तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया कि लोकसभा के कार्यकाल को 42वां संविधान संशोधन, या विधानसभा भी 42वां संविधान संशोधन में इसके कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 साल कर दिया गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझना, आपने ये वर्ड सुन रखा होगा, प्रीएम्बल, प्रस्तावना। ये भी आप लोग पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक्स आपको लग रहा है, दिख रहा है नया है, तो वो सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। अब प्रीएम्बल में हुआ क्या, यहाँ पर एक संशोधन किया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन में प्रीएम्बल में 3 शब्द को जोड़ा गया। 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन सा था? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सेक्युलर, और क्या था? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं एक वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, अगर किसी ने नहीं किया है क्लास तो वो कर लेना। यहाँ पर सेक्युलर वर्ड है, हम लोग आम बोलचाल में यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, यहाँ पर दिया गया है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष वर्ड। क्लियर है? धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, यहाँ पर 3 शब्द को प्रीएम्बल में यानी कि प्रस्तावना में ऐड किया गया। यानी कि ये प्रस्तावना में पहले नहीं था। कब ऐड किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्लियर है? मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोका, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। तो क्यों यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष नहीं दिया गया और क्यों धर्मनिरपेक्ष के बदले यहाँ पर पंथ निरपेक्ष वर्ड को यूज़ किया गया? और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या है, आपको सर ने क्लास करवाया है। इसका एक क्लास होगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसका लिंक डाल दूंगी, आप उसको ज़रूर देखना। तो आप जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा उनको तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, जिन्होंने नहीं देखा इसको देख लेना, ताकि आपका वहाँ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर पंथ निरपेक्ष क्यों, धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं। क्लियर है? चलो, तो याद रखना, प्रीएम्बल वर्ड जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। क्लियर है? 3 वर्ड जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, प्रस्तावना में। याद रखना, प्रीएम्बल में सिर्फ और सिर्फ एक ही अमेंडमेंट किया गया, जो था 42वां संविधान। ठीक है? तो एक पॉइंट ये भी याद रखना कि प्रीएम्बल में सिर्फ और सिर्फ एक ही संशोधन किया गया है। चल आगे बढ़ते हैं। और समझना क्या इसमें किया गया। आपने ये वर्ड सुन रखा होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार सबने सुना होगा। तो याद रखना, अधिकार कर्तव्य के साथ दिया जाता है। तो आपका अधिकार है तो आपके लिए कोई कर्तव्य भी दिया गया। तो 42वां संविधान संशोधन में मैंने लिखा है यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके लिए मौलिक कर्तव्य डाले गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, उसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए थे, तो याद रखना एक भी नहीं। हमारे मूल संविधान में एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज का वहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया। तो कब इसको लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। तो कितने कर्तव्य को ऐड किया गया, कितने ड्यूटीज यहाँ पर दिए गए हैं? टोटल दिया गया है
10, टोटल दिया गया है 10। अब कुछ लोगों ने पढ़ा होगा 11, क्लियर है? तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, क्लियर है? अब टोटल 11 इसलिए है क्योंकि एक और फंडामेंटल ड्यूटी को बाद में अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया। और मैं बार बार जितना मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ और बार बार मैं 42 बोल रही हूँ ताकि आपको वो रिकॉल होते रहे और आप भी पढ़ते वक्त इसको बार बार दोहराना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज 10 ऐड किया गया मैंने बोला, फिर बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया जिसको किया गया 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जिक्र हुआ है इसका। तो याद रखना 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया और अब टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज अगर पूछा जाए तो कितने हो गए? 11। अगर पूछा जाएगा 42वां संविधान संशोधन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे तो आप कहेंगे 10 और टोटल पूछा जाएगा तो 11। और अगर ये पूछा गया कि कब वो 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी था उसको कब ऐड किया गया तो याद रखना 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, क्लियर है? आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, क्लियर है? तो एक सवाल तो एक एक्स्ट्रा आपका बोनस मिल गया, एक सवाल और यहाँ पे बन सकता है। आई थिंक ये क्लियर है आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझना, आपको मैंने कई दफ़ा इंडियन पॉलिटी के कई क्लासेस में मैंने ये शब्द दोहराया है कि राष्ट्रपति, इवन मुझे लगता है लास्ट क्लास में वीटो पावर में भी मैंने बोला कि राष्ट्रपति ये वीटो पावर लगाएगा या कोई भी XYZ जो भी वीटो पावर आपने पढ़ा, ठीक है, वो वीटो पावर लगाएगा किसके रिकमेंडेशन पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पर, ठीक है? तो क्या ये शुरू से नहीं था? ये तो मैंने 42वां संविधान में क्यों लिखा इसको समझना। यहाँ पर क्या था कि शुरुआत में यहाँ पर कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पर कार्य करेंगे, क्लियर है? मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। 42वां में क्या कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। पॉइंट समझ पा रहे हैं आप लोग? मैंने पहले में बोला कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करेंगे और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर ये इनकी सलाह पर काम करेंगे, इनकी सलाह पर ही कार्य करेंगे। इट मीन्स कि ये राष्ट्रपति को क्या कर रहे हैं? बाउंड कर रहे हैं, राष्ट्रपति को बाउंड कर रहे हैं कि आपको इनकी सलाह पर ही काम करना पड़ेगा। और पहले था कि आप इनकी सलाह पर कार्य करें, कोई मैंडेट नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर मैंडेट कर दिया गया। कब मैंडेट किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को बोला गया कि आप मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेंगे, क्लियर है? ठीक है, अंतर समझ में आया कि पहले क्या था और बाद में क्या किया गया। चलो नेक्स्ट समझना, यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन में क्या बोला गया कि इसमें जो भी संशोधन होंगे, जो भी अमेंडमेंट होंगे वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। इसमें 42वां संविधान संशोधन में बोला गया कि जितने भी अमेंडमेंट होंगे वो जुडिशियल रिव्यू से क्या होंगे? बाहर होंगे, यानी कि इस पर कोई भी न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, क्लियर है? लेकिन याद रखना वर्तमान में ये लागू नहीं है, इसको फिर जाकर आगे ख़त्म कर दिया गया, इसको खारिज कर दिया गया और फिर ये वाला प्रावधान खत्म हो गया। बस मैंने इसलिए इसको बताया ताकि अगर पूछ दे कि ऐसा प्रावधान किस संशोधन में जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन में बोला गया कि अमेंडमेंट पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। आप एग्जाम्पल देख लो, अब जैसे NJIC लाया गया था तो उस पर जुडिशियल रिव्यू करके उसको ख़त्म कर दिया गया, तो याद रखना अब ये प्रावधान लागू नहीं होता है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आप समझना, आपने
तीन लिस्ट का नाम सुन रखा होगा। पहले मैं थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड पे जाती हूँ। एक को कहते हैं यूनियन लिस्ट, एक को कहते हैं स्टेट लिस्ट, और एक को कहते हैं कनकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती, इसको हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब एक लिस्ट है, एक सूची है। लिस्ट नॉर्मल सा समझ, आप घर में भी किसी सामान का लिस्ट बनाते हैं तो ये सामान का लिस्ट ना होकर यहाँ पर क्या है, यूनियन लिस्ट दिया गया, संघ सूची। संघ सूची मतलब इस लिस्ट में जितने भी पॉइंट्स, जितने भी बातें दी गई हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, केंद्र को होगा। ठीक है, बस आप नाम से ही समझ लेना। स्टेट लिस्ट नाम ही है स्टेट लिस्ट, तो इस लिस्ट में जितने भी प्रावधान, जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जितने भी चीज़ ऐड की गई है, वो सारे उन सब पर कोई भी काम करने का या कुछ भी बदलाव करने का अधिकार किसको है, तो स्टेट को है। कंकरेंट लिस्ट समझना, तो समवर्ती सूची, तो कंकरेंट लिस्ट में जो चीज़ें दी गई है उस पर अधिकार ये दोनों को है, उस पर अधिकार ये दोनों को दिया गया। ठीक है, कि इस पर आप कानून बना सकते हैं या कुछ भी बदलाव करना वो आप कर सकते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट में जो भी चीज़ें, जो भी लिस्ट ऐड है, उस पर ये दोनों का राइट है। क्लियर, आप समझना। 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, 5 सब्जेक्ट को, 5 विषय को, मैंने बोला लिस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए, तो आप ऐसा समझना बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए गए। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट को, 5 विषय को उठा करके किस में डाल दिया गया, कंकरेंट लिस्ट। 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से निकाल कर कहाँ डाल दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में। याद रखना, फिर पूछेगा किस संविधान संशोधन में स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट को उठाकर कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्लियर है, तो वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो भी जान लो। तो वो 5 सब्जेक्ट थे, फॉरेस्ट, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, 1 2 3 हो गया। फॉरेस्ट, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, चौथा हो गया वेट्स एंड मेजर्स, बाट एवं माप, वेट्स एंड मेजर्स, और 5वां था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, Constitution and organization of all courts except Supreme Court and High Court. ठीक है, except Supreme Court and High Court। अब समझना, मैंने बताया इसको उतना समझने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने एक पॉइंट आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि मैंने क्या बोला कि 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, स्टेट लिस्ट के 5 विषय को निकाल करके कहाँ डाल दिया गया, तो कंकरेंट लिस्ट में। तो याद रखना ये सारा सब्जेक्ट कहाँ चला गया, कंकरेंट लिस्ट में। तो अगर अब वर्तमान में ये सारे विषय कहाँ पर दिए गए हैं, कंकरेंट लिस्ट में। कौन कौन सा, फॉरेस्ट, मुझे लगता है ये समझाने की जरूरत है, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, बाट एवं माप। 5वां पॉइंट जो आप देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, उनके अलावा बाकी जो भी लोअर कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स होंगे, तो उनसे रिलेटेड जो भी जस्टिस, जो या उनके गठन से रिलेटेड कोई काम, उनके प्रशासन से रिलेटेड कोई भी काम, तो इन सारी चीज़ों को कहाँ पर डाला गया है, कंकरेंट लिस्ट में। क्लियर है, तो खैर ये 5 पॉइंट बस ये याद रख लेना, इसको आपको एक्सप्लेन करने को यहाँ पर नहीं बोला जाएगा। तो ये 5 पॉइंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स,
weights and measures, administration of justice, constitution and organization of all courts except Supreme Court and High Court. क्लियर है? चलो, तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो उसके सारे पॉइंट्स को आप लोग लिख लेना। बाकी आपको लगता है कि अगर कुछ लगा कि अच्छा चलो ये कुछ ये पॉइंट आपको ऐड करना, तो चलो वो भी ऐड कर लेना। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिखा है, क्योंकि याद रखो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब सारा तो आप लिख नहीं सकते और सारा को याद करना पॉसिबल भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। चलो, अपना 42nd तो हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट में। तो आप टॉपिक लिख लो, 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे ईयर बदल लेना 78। याद रखना, आपको ये याद रखना बहुत इजी है। 42nd में आपने देखा ईयर क्या था, 96। तो 42nd के बाद 44 आया, 2 साल अंतर हुआ, तो 44, तो यहाँ पर भी 2 साल बढ़ जाएगा, 76 से क्या होगा 78। क्लियर है? तो ये याद रखने के लिए, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, तो इसको इसको याद रखना थोड़ा और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन किया गया था वहाँ पर, उन चीज़ों को यहाँ पर फिर से संशोधन करके वापसी वो उसको फिर से वो जैसा था वैसा उसको बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला यही समझ लो, मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 साल कर दिया गया, 1 साल बढ़ाया गया। किस अमेंडमेंट एक्ट में? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता है कि वो जो 6 साल था इसको घटा करके क्या किया गया, 5 साल का था, 5 साल कर दिया गया। मतलब जितना इसका टेन्योर था, जो ओरिजिनल टेन्योर था, वो इसका फिर से कर दिया गया। तो क्लियर है? याद रखना, 42nd में 5 साल को बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, और 44th में पुनः 6 साल को वापस 5 साल कर दिया गया, जो इसका ओरिजिनल टेन्योर था। ईजी है, याद रखना। एक अगर वो पॉइंट आपको याद है तो इसको याद कर लेना, अगर ये याद है तो आपको वो भी याद रहेगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप समझना, आपने पढ़ा, फिर मैं उसी से जोड़ के बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझना आसान हो जाए आपके लिए। आपने पढ़ा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही कार्य करेगा, बाउंड कर दिया गया। तो यहाँ पर ऐसा समझना कि राष्ट्रपति को थोड़ा सा सहूलियत दिया गया, और सहूलियत के रूप में, अब ये वर्ड नहीं यूज़ किया गया, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, ये सहूलियत के तौर पर इनको दिया गया सस्पेंसिव वीटो। मतलब वही है, सस्पेंसिव वीटो यहाँ पर यूज़ किया गया। जो आपने वीटो पावर में पढ़ा, तो वो सस्पेंसिव वीटो कब लाया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, 44। तो यहाँ पर बोला गया राष्ट्रपति को थोड़ा सहूलियत देते हुए क्या बोला गया कि भाई जैसे हर काम तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, पर यहाँ पर बोला गया कि आप जो है, अगर आपके पास कोई बिल आता है और आपको लगता है इसमें कोई बदलाव, कोई संशोधन, कोई अमेंडमेंट होना चाहिए, तो आप इसको पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं, ठीक है। तो ही कैन सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। वो फिर से पुनर्विचार करने के लिए उस बिल को, जो भी XYZ बिल है, उसको पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं, यानी कि आप इन शॉर्ट सस्पेंसिव वीटो बोल सकते हैं। तो ये पावर यहाँ पर प्रेसिडेंट को दिया गया, किस अमेंडमेंट में? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्लियर? चलो, और समझना, यहाँ पर आपने सुना होगा नेशनल इमरजेंसी, जो आपातकाल आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे भी। नेशनल इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी जो था उसको लगाने के लिए 3 प्रावधान दिए गए। 3 प्रावधान बोलो, या फिर नेशनल इमरजेंसी जो लगेगा किस आधार पर लगाया जाएगा, क्या क्या, कुछ तो आधार होना चाहिए कि इस आधार पर हम नेशनल इमरजेंसी को लगाएंगे। तो वहां पर 3 आधार क्या क्या था? एक था वॉर, एक था एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक है। वार हो गया आपका युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन
वाय आक्रमण, वाय आक्रमण, आक्रमण। और तीसरा था इंटरनल, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं आंतरिक, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। ठीक है, याद रखना नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए 3 बात दिया गया था, 3 पॉइंट दिया गया था कि इस आधार पर आप नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। वो 3 पॉइंट कौन कौन से था? वॉर यानी कि युद्ध, अगर युद्ध की स्थिति छिड़ जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन वाय आक्रमण, कोई अभी हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं करें, मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ, कोई वाय आक्रमण हो जाए। ठीक है, वाय आक्रमण किसी के द्वारा, कोई बॉडी कर सकता है, कोई देश या फिर कोई आतंकवादी, कोई भी हो। ठीक है, और तीसरा था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इन दोनों में इन तीनों में से आंतरिक अशांति को हटाकर इसको रिप्लेस कर दिया गया और उसके बदले लाया गया आर्म्ड रेबेलियन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सशस्त्र, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट, बस मैंने समझाने के लिए इतना आपको डिटेल में बताया। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या हुआ, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द दिया गया था, आंतरिक अशांति जो शब्द था, उसको रिप्लेस करके, उसको हटा करके आर्म्ड रेबेलियन शब्द को जोड़ा गया, शब्द को जोड़ा गया। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। तो अगर इससे एक और सवाल बन सकता है कि मान लो कि आपको पूछा जाएगा कि पहले क्या प्रावधान थे नेशनल इमरजेंसी को लगाने के, तो अगर पहले का पूछेगा तो आप ये 3 सेंटेंस याद रखना, 3 वर्ड याद रखना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन अगर वर्तमान का पूछेगा, प्रेजेंट का पूछेगा कि क्या प्रावधान है इनको लगाने के, तो आप कहेंगे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा लिखेंगे आर्म्ड रेबेलियन। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को कब हटाया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा इसको हटा करके इसके बदले लाया गया सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रेबेलियन। क्लियर है, याद रखना, इसको हटा दिया गया। मेन पॉइंट आपका ये है। क्लियर है, चलो। अच्छा, एक इसी में बता देती हूँ कि पहले क्या होता था कि नेशनल इमरजेंसी जो लगाया जाता था, तो नेशनल इमरजेंसी पहले मौखिक रूप से जो कैबिनेट होते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट लगाते तो प्रेसिडेंट है लेकिन मेन पावर तो उनका होता नहीं था, तो यहाँ पर मौखिक रूप से अगर कैबिनेट ने बोल दिया कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करें, तो राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर देते थे। लेकिन फिर से 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में प्रावधान किया गया कि अब कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन पर ही नेशनल इमरजेंसी लगाया जाएगा। ठीक है, कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन पर ही नेशनल इमरजेंसी लगाया जाएगा। तो 2 पॉइंट आपका निकल के आ गया नेशनल इमरजेंसी से। ठीक है, कि पहले कैबिनेट के कोई भी रिटन रिटन रिकमेंडेशन का कोई भी प्रावधान नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया कि भाई आप मौखिक रूप से नहीं चलेगा, आपको लिखित रूप से राष्ट्रपति को देना पड़ेगा और तभी वो क्या करेंगे, आपातकाल की घोषणा करेंगे। क्लियर है, चलो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो पॉइंट तो आपने पढ़ लिया। एक और नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड एक और समझ लो कि जब नेशनल इमरजेंसी आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो वहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, जो आपके मौलिक अधिकार जो है, उसको क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं 2 फंडामेंटल राइट लिखती हूँ। एक है आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और 21। तो आपने पढ़ा भी होगा, अगर नेशनल इमरजेंसी पढ़ रखा होगा, कि नेशनल इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट्स, उसको और डिटेल में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये फिर एक लंबा टॉपिक हो जाएगा कि पहले क्या करता है, फिर कौन किस समय में कब किसको क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, किस मौलिक अधिकार को, तो उसको हम लोग इमरजेंसी के लिए रहने देते हैं। या इन शॉर्ट समझना कि नेशनल इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है। आप अगर अभी पढ़ रहे होंगे तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि 20 और 21 को छोड़कर
ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसमें स्वतंत्रता दी गई है, तो याद रखना। तो 20 और 21 को छोड़कर आपके सारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं या हो सकते हैं, ठीक है। तो आप समझना, ये जो 20-21 का प्रावधान दिया गया है, तो ये 20-21 का प्रावधान लाया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, क्लियर है। इससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि 20-21 खत्म नहीं होगा, 20-21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन 42वां संविधान संशोधन में बोला गया कि आपके आर्टिकल, जो आपका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 20 और 21, उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ये याद रखना। कब? 44th अमेंडमेंट 1978, क्लियर। तो नेशनल इमरजेंसी से 3-4 पॉइंट तो आपके निकल के आ गया। अब समझना, आपने उसमें फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा, इसमें फंडामेंटल राइट्स समझना क्या क्या है। फंडामेंटल राइट देखना, जो आपके मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो टोटल मौलिक अधिकार कितने थे, कितने दिए गए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 मौलिक अधिकार आपको दिया गया था, क्लियर है। टोटल 7 मौलिक अधिकार आपको प्रदान किए गए थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 31 में आता है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, सुन रखा होगा आपने, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रखना। तो इसको कब हटाया गया? तो ये पहले था, पहले ये मौलिक अधिकार के अंदर ही था, कौन सा? आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन एक संशोधन किया गया 1978 में, और यहाँ पर आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको वहाँ से डिलीट कर दिया गया, उसको वहाँ से हटा दिया गया। तो वर्तमान में एक आपका ये भी सवाल हो जाएगा कि वर्तमान में आपके कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आप कहेंगे 6, क्लियर है, क्लियर है। चलो, तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया कि मौलिक अधिकार 7 दिए गए थे, जिसमें से एक को हटा दिया गया, 31 को, क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और अब आपके पास मौलिक अधिकार कितने दिए गए? 6 दिए गए, क्लियर है। तो आई थिंक आपको आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 क्लियर हो गया होगा, कुछ अमेंडमेंट क्लियर हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।